हेलो एवरीवन, दिस इज विजय ठाकरे फ्रॉम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी पाठशाला जहां पे नॉलेज एनरिचमेंट की बात होती है, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क होता है। तो क्लास 9th में जितने भी धुरंधर आ चुके, 8 से जंप मार के 9th में आए और पता चला हिस्ट्री इतनी वास्ट है। हिस्ट्री को आसान बनाने का काम हमारा है दोस्तों, और आपका काम है सिर्फ यहाँ पे क्लासेस अटेंड करना और जो करवाया जा रहा है उसका एक बार घर पे रिवाइज करना। तो मैं लेके आया हूं यहाँ पे डीपीपी नंबर 2। डीपीपी 1 में हम लोगों ने पूरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करी, और डीपीपी 2 में हम लोग बात करेंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स कैसे होते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गए तो हमें कैसे इसके आंसर देना है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में अपने मन से तो कुछ भी नहीं लिख सकते ना। तो इसीलिए इस चैप्टर को पूरा एंटायरली अच्छे से पढ़ना जरूरी है दोस्तों। और आपको ये याद होना चाहिए कि डीपीपी सबसे इंपॉर्टेंट होती है जब भी हमें एग्जाम यहाँ पे क्रैक करना हो। तो चलिए आज के सफरनामा में हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पे डीपीपी सॉल्यूशन नंबर 2 जो है चैप्टर नंबर 2 का। चलिए भाई, तो आपको जैसा मैंने कहा कि ये सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर एकदम करेक्ट देना पड़ेगा, तभी जाके काम चलेगा दोस्तों, है ना भाई। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है। कहता है सोशलिज्म इज अ पॉलिटिकल एंड डैश आइडियोलॉजी। तो सोशलिज्म क्या सिर्फ पॉलिटिकल है या इसके अलावा भी कोई आइडियोलॉजी है दैट एडवोकेट्स फॉर कलेक्टिव ओनरशिप, और जिसके कारण यहाँ पे कलेक्टिव ओनरशिप की बात की जाती है, मतलब सभी को मालिकाना अधिकार, मालिकाना हक दिया जाता है। एंड डेमोक्रेटिक कंट्रोल ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि डेमोक्रेटिक कंट्रोल मतलब डेमोक्रेसी से रिलेटेड यहाँ पे बात चल रही है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब यहाँ पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है, चीजों को कितना और प्रोडक्टिव बनाया जा रहा है। ओके, तो सोशलिज्म जो है पॉलिटिकल के अलावा और कौन सी आइडियोलॉजी होती है, तो सोशलिज्म हमेशा प्रोडक्शन जुड़ने के कारण यहां पे हो जाएगी एक इकोनॉमिकल आइडियोलॉजी। तो सोशलिज्म इज अ पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक आइडियोलॉजी। चलिए भाई, आंसर हमारा सही है, बिल्कुल सही आंसर है सर। और हमें पता चल चुका है कि जो सोशलिज्म है इसमें पॉलिटिकल और यहाँ पे इकोनॉमिक आइडियोलॉजी का सपोर्ट होता है। ठीक है भाई, चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे द आइडियाज ऑफ द सोशलिज्म गेन्ड पॉपुलैरिटी इन यूरोप ड्यूरिंग द डैश सेंचुरी। सोशलिज्म का आइडिया जो है इस सेंचुरी में यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलने लगता है। ठीक है भाई, चलिए, तो कहीं ना कहीं हम लोग बात करते हैं, क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो है एंटायरली कहीं ना कहीं यूरोप की बात करता है और कहीं ना कहीं रशिया की बात करता है। तो हम लोगों ने देखा था यहाँ पे दोस्तों कि हम लोग जब बात करना शुरू करते हैं तो ये लगभग 18 सेंचुरी, मतलब जब 1774 में यहाँ पे लुइस 16 राजा बनता है, 1789 में यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। ठीक है, सॉरी, हाँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है भाई। 14 जुलाई 1789 को यहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। तो ये 18 सेंचुरी की बात करी हम लोगों ने यहाँ पे, जो कि 1701 से लेकर 1799 के बीच में आएगा। ठीक है भाई, चलिए, अब यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं 19th सेंचुरी की, तो 19th सेंचुरी में क्या होगा दोस्तों, तो 19th सेंचुरी में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है यहाँ पे कि बात स्टार्ट होगी यहाँ पे 1801 से लेके यहाँ पे 1899 तक है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो रशिया की इकोनॉमी थी 85% जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी। ठीक है भाई, चलिए, अब यहाँ पे पहली बात। दूसरी बात ये कि 1890 से यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होती है, इंडस्ट्री सेटअप होने लगते हैं। और ये जो इंडस्ट्री सेटअप होने लगती है दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा, ये सेंट पीटर्सबर्ग और दूसरा यहाँ पे मॉस्को में एस्टैब्लिश होती है। तो ये हम लोग यहाँ पे चेंजेस की बात कर रहे हैं दोस्तों कि 19th सेंचुरी में यहाँ पे चेंज आना शुरू हो गया था। और यहाँ पे जो रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है रशिया में वो होता है यहाँ पे 20th सेंचुरी में। लगभग हम लोग बात करें 1905 की, हम लोग बात करें यहाँ पे 1917 टू 1923 की। तो ये सारे अलग अलग तरीके से यहाँ रशियन रेवोल्यूशन, जो अक्टूबर रेवोल्यूशन या फेब्रुअरी रेवोल्यूशन होता है, या 1905 का जो यहाँ पे रेवोल्यूशन होता है, ये सारी चीजें 20th सेंचुरी में होती है। तो यहाँ पे हम लोगों को समझ में आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम में काम आएगा, है ना। चलिए भाई, तो यहां पे आप लोगों को क्लियर हो गया दोस्तों कि बोल रहा है द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म गेन्ड पॉपुलैरिटी इन यूरोप ड्यूरिंग द डैश सेंचुरी। कौन से सेंचुरी में यहाँ पे पॉपुलैरिटी लोगों को यहाँ पे मिलने लगती है, तो वह है 19th सेंचुरी। कौन सी है दोस्तों, 19th सेंचुरी। अब ये बोलता है कार्ल मार्क्स एंड द फ्रेडरिक एंगल्स को ऑथर्ड द फेमस पैम्फलेट्स। किस पैम्फलेट्स की यहाँ पे इन लोगों ने यहाँ पे बात करी थी भाई। ठीक है भाई, चलिए, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स जो है कहीं ना कहीं सोसाइटी को एक साथ में लेकर चलने की बात करते हैं। और जब सोसाइटी को एक साथ में लेकर चलते हैं तो एक जैसा कम्युनिटी और एक जैसा सिस्टम, एक जैसी आइडियोलॉजी जो है यहाँ पे फॉलो की जाती है। और ऐसे सिस्टम को हम लोग दोस्तों यहाँ पे कहते हैं कम्युनिस्ट
मैनिफेस्टो। क्या कहते हैं दोस्तों यहाँ पे, कम्युनिटी के लिए बातें रखना कहलाता है दोस्तों यहाँ पे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड टू द ग्रोथ ऑफ डैश इन यूरोप। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण यहाँ पे क्या ज्यादा ग्रोथ कर जाता है, देखो या तो इक्वालिटी होगी या तो इनइक्वालिटी होगी। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण एक जो सिस्टम है वो तो यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है, पैसा कमाने वाला। और ये जो पैसा कमाने वाला सिस्टम है वो कुछ ही लोगों के हाथ में आ पाएगा, और वो जो लोग होंगे जिनके हाथ में ये पैसे का सिस्टम आएगा उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे कैपिटलिज्म। क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे, कैपिटलिज्म। एडम स्मिथ का ये कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग बात करते हैं टू अर्न मोर एंड मोर मनी, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम लोग पैसा कैसे किस तरीके से कमा सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि यहाँ पे ग्रोथ करता है यूरोप में, और उसके पहले ग्रोथ करता है इंग्लैंड में 1760 से लेकर 1770, और फिर फ्रांस में और फिर जर्मनी में आता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूरा चलता है दोस्तों कैपिटलिज्म का। ठीक है भाई, चलिए। सोशलिस्ट बिलीव दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट डैश एंड पॉवर्टी। सोशलिस्ट जो है वो ये कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण कैपिटलिज्म सिस्टम तो आ ही रहा है, मगर सोसाइटी का क्या, सोसाइटी का जब भला नहीं हो पाएगा, सोसाइटी का जब अच्छा नहीं हो पाएगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या क्रिएट होगी दोस्तों, पॉवर्टी तो क्रिएट होगी, साथ में लोगों के दिमाग में फाइनेंशियल क्रंच भी आएंगे, फाइनेंशियल सिस्टम्स भी आएंगे, और यहाँ पे बात होगी इनइक्वालिटी के। तो यहाँ पे लोगों के जहन में दिमाग में क्या आ चुकी है दोस्तों, यहाँ पे इनइक्वालिटी भी आ चुकी है। ठीक है भाई, चलिए क्लियर हो गया, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। चलिए, द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ डैश ब्रॉट एन एंड टू द रोमानोव डायनेस्टी। तो रशियन रेवोल्यूशन के बाद देखा जाए कि रोमानोव डायनेस्टी जो है पूरी तरीके से ये खत्म हो चुका था। तो कब की बात है ये सर, बात है 1917 की। कब की बात है दोस्तों, तो रोमानोव डायनेस्टी जो है पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म हो जाता है। और यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि फेब्रुअरी रेवोल्यूशन होता है और यहाँ पे मोनार्की को हटा दिया जाता है, और फिर यहाँ पे जब अक्टूबर रेवोल्यूशन होता है तो ये बोल्शेविक्स के अंडर, मतलब कि व्लादिमीर लेनिन के अंदर पूरा का पूरा रेवोल्यूशन होता है, और 1917 से लेकर 1923 तक के ये रिवॉल्ट यहाँ पे चलता रहता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ डैश was led by the Bolsheviks party। अब किस समय से बोल्शेविक्स पार्टी जो है इसको लेड करती है, तो वो अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917 से इसको यहाँ पे ये लेड करने का काम करती है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे स्क्रीन पे आ गया है, क्या कहता है, Dash was the last czar of Russia who abdicated in 1917। ठीक है, तो आपको पता है जार निकोलस सेकंड जो है वो लास्ट यहाँ पे किंग रहा, और यहाँ पे कहीं ना कहीं बात करता है भाई कि वो एब्डिकेट हो गया 1917 में, मतलब कि कहीं ना कहीं फेब्रुअरी रेवोल्यूशन में यहाँ पे जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चली थी पूरी तरीके से यहाँ पे दोस्तों हट जाएगी। The Bolsheviks led dash established communist rule in Russia after the October Revolution। ठीक है भाई, चलिए, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि बोल्शेविक्स को लेड करने वाला कौन पर्सन था, और यहाँ पे कम्युनिस्ट रूल स्टार्ट हो जाता है। और कम्युनिस्ट रूल को अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो वो कहीं ना कहीं रेड आर्मी की तरह काम करते हैं आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन। तो लेड बाय, कौन इसको लेड कर रहा था बोल्शेविक्स को, तो आपको याद है दोस्तों, उसको एक्साइल कर दिया गया था, उसको दोबारा बुला लिया गया, और उसने यहाँ पे अप्रैल थीसिस की भी बात करी, वो था यहाँ पे व्लादिमीर लेनिन। कौन था दोस्तों यहाँ पे, व्लादिमीर लेनिन। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। The Bolsheviks renamed themselves the dash after the Russian Revolution। Bolsheviks ने यहाँ नाम जो है उसका दोबारा रख दिया themselves the dash। कौन से रिवॉल्ट के बाद की बात हो रही है, आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों कौन से रिवॉल्ट की बात हो रही है, तो कम्युनिस्ट पार्टी की बात हो रही है। तो इन लोगों ने यहाँ पे रीनेम रख दिया, ठीक है भाई, और रीनेम क्या हो गया यहाँ पे, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, बोल्शेविक्स का नाम आगे चल के क्या होता है, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने। द डैश वर वर्कर्स काउंसिल, वर्कर्स की काउंसिल थी, दैट गेन प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, आपको पता है वर्कर के साथ सोल्जर मिल जाते हैं, और यहाँ पे जब वर्कर्स रहते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे सोवियत, और यहाँ पे जब वो मिल जाते हैं सोल्जर्स भी मिल जाते हैं तो इसको बोलते हैं पेट्रोग्रेड सोवियत। ठीक है, तो जो सोवियत थी वो यहाँ पे वर्कर्स की काउंसिल थी, मतलब वर्कर्स का जो ग्रुप था उसको यहाँ पे कहा जाता था दोस्तों सोवियत। ठीक है भाई, चलिए। द बोल्शेविक्स गेन्ड द डैश विथ जर्मनी which led to peace between the two countries during the World War I। ठीक है भाई, क्या था ऐसा, तो यहाँ पे बोल्शेविक साइंड द ब्रेस्ट लिटोज विथ जर्मनी। ठीक है, which
क्या बोलते हैं भाई यहाँ पे कि अब रशिया को इस वर्ल्ड वॉर 1 से बाहर निकल जाना चाहिए, ठीक है ना। और ये जो ब्रेस्ट लिटोस है ये बेलारूस में है, कहाँ पे जगह है दोस्तों, यहाँ पे बेलारूस में है, ठीक है भाई। चलिए तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोस जो कि रशिया और जर्मनी के बीच में साइन होती है, और इसमें कहा जाता है वर्ल्ड वॉर 1 से रशिया को क्विट मार देना चाहिए। और ये ट्रीटी किसके बीच में साइन होती है, जर्मनी और यहाँ पे रशिया के बीच में। और ब्रेस्ट लिटोस, ब्रेस्ट नाम की जो जगह है वो है दोस्तों यहाँ पे बेलारूस में, ये बात याद रखनी है, ठीक है भाई। The Dash was a civil war fought in Russia from 1917 to 1922। तो ये कौन सा वॉर था हमें बताना है भाई। तो यहाँ पे 1917 से लेकर 1922 तक का सिविल वॉर चलता रहा। यहाँ पे कहीं ना कहीं बॉल्शेविक्स और एंटी बॉल्शेविक्स चल रहा होगा, मतलब रेड आर्मी और व्हाइट आर्मी चल रहा होगा। रेड आर्मी अगर बॉल्शेविक्स की है तो व्हाइट आर्मी जो है एंटी बॉल्शेविक्स की हुआ करती होगी, ठीक है। तो सिविल वॉर यहाँ पे 1922 तक के यहाँ पे चलता रहता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग रशियन सिविल वॉर वाज अ सिविल वॉर फॉट इन रशिया फ्रॉम 1917 टू 1922, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। क्या कहता है, द बोल्शेविक्स अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डैश टू विड्रॉ फ्रॉम द वर्ल्ड वॉर 1। विड्रॉ करने के लिए यहाँ पे कौन सी पॉलिसी यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है बोल्शेविक्स के थ्रू, उसको कहा जाता है यहाँ पे वॉर कम्युनिज्म। क्या कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे, वॉर कम्युनिज्म, ठीक है। चलिए याद रहेगा, तो यहाँ पे क्विट करने के लिए कौन सा सिस्टम लगाया गया, वॉर कम्युनिज्म सिस्टम, ठीक है भाई। इसमें कहीं ना कहीं रीओपन ऑफ द इंडस्ट्रीज स्टार्ट हो जाता है। द रशियन रेवोल्यूशन हैड अ प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन द पॉलिटिकल लैंड स्पेस, ठीक है भाई। कैसा इंपैक्ट पड़ा रशियन रेवोल्यूशन का, ये हम लोगों को बताना है। क्या सिर्फ रशिया में हुआ या ऑल ओवर द वर्ल्ड में इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, तो आप लोगों को पता होगा इसका ग्लोबली बहुत बड़ा इंपैक्ट दोस्तों यहाँ पे पड़ता है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं द प्रोविजनल गवर्नमेंट इन रशिया was overthrown during the Dash revolution। एक ऐसा रेवोल्यूशन जिसमें प्रोविजनल गवर्नमेंट जो बनाई गई थी उसको भी हटा दिया गया यहाँ पे, और सारी पावर बोल्शेविक्स के हाथ में आ गई होगी, और अपना नाम आगे चल के इनने कम्युनिस्ट पार्टी रख लिया दोस्तों। तो ये कौन सा यहाँ पे सिस्टम था, ये कौन से यहाँ रेवोल्यूशन था, तो आपको याद रखना है अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया जाता है, क्योंकि फरवरी 1917 में ही हटा दिया जाता है किसको, जार निकोलस सेकंड को, है ना भाई। चलिए तो अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है और सारी पावर आ जाती है दोस्तों बोल्शेविक्स के हाथ में, और आगे चल के अपना नाम चेंज कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं कम्युनिस्ट पार्टी। डैश वॉज द लीडर ऑफ द बोल्शेविक्स पार्टी ड्यूरिंग द रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन के समय पे इनका लीडर कौन था हमें यह बताना है। तो व्लादिमीर लेनिन जो था, जो एग्जाइल पे चला गया था, वही लीडर बना किसका, बोल्शेविक्स पार्टी का, और आगे चल के इसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी हो जाता है दोस्तों, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कहता है, द डैश वर पॉलिटिकल अपोनेंट्स ऑफ द बोल्शेविक्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर। कौन यहाँ पे पॉलिटिकल अपोनेंट बना यहाँ पे बोल्शेविक्स का सिविल वॉर के दौरान, ठीक है भाई। तो हम लोगों को बताना है कि बोल्शेविक्स जो है अगर रेड आर्मी लेके चल रही होगी, तो जो एंटी बोल्शेविक्स है वो लेके चल रहे होंगे यहाँ पे व्हाइट आर्मी। कौन होंगे, बट यहाँ पे जो एंटी चल रहे होंगे किसके, बोल्शेविक्स के, कम्युनिस्ट पार्टी के जो एंटी होंगे, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे मैं जाता हूं। द रशियन रेवोल्यूशन अल्टीमेटली led to the establishment of the Dash Union, ठीक है भाई। चलिए हमें बताना है कि रशियन रेवोल्यूशन अल्टीमेटली क्या एस्टैब्लिश करके देती है। तो हमें यह पता है कि वर्कर्स की काउंसिल को बना के दे देती है, और वर्कर्स स्ट्राइक्स भी करते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि रशियन डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनी पहले, फिर रशियन सोशलिस्ट पार्टी बनी। तो इस तरीके से हमें समझ में आता है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डैश यूनियन, तो हमें मिलता है यहाँ पे सोवियत यूनियन। क्या मिलता है दोस्तों, सोवियत यूनियन, ठीक है भाई। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं, द रेड आर्मी led by Dash fought against the White Army during the Russian Civil War। Russian Civil War लगभग 1917 से लेकर 1923 तक के चलता है, और यहाँ पे रेड आर्मी को लेड करने वाला यहाँ पे कौन था, तो वो था लियोन ट्रॉस्की। कौन था भाई, लियोन ट्रॉस्की जो था वो यहाँ पे लेड कर रहा था दोस्तों रेड आर्मी को, ठीक है भाई। चलिए, और व्हाइट आर्मी कौन थी भाई, जो कि एंटी चलती थी पूरा का पूरा बोल्शेविक्स के। ओके आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में। The Dash was the first major event of the Russian Revolution of 1905। क्यों हुआ ये, तो कारण क्या था दोस्तों, कारण सिर्फ इतना सा था कि यहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पे चीजों के प्राइस बढ़ रहे हैं, बट जितना वेजेस बढ़ना चाहिए सर उतना वेजेस यहाँ नहीं बढ़ रहा, तो हम क्या करें। तो ये फादर गैपोन के लीडरशिप में चले जाते हैं लेफ्ट साइड ऑफ द रिवर नेवा, और यहाँ पे पुलिस और कोसैक जो है इन पे अटैक कर देता है, और ये दिन रहता है संडे का, इसीलिए यहाँ पे उसको कहा जाता है ब्लडी संडे। क्या कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पे ब्लडी संडे कहा जाता है, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 मुझसे कहता है
कि द डैश कौन थे, वर पीजेंट्स अपराइजिंग अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स इन द रशिया। अब यहाँ पे कौन पीजेंट्स थे जो कि अपराइजिंग कर रहे थे, तो भाई नॉर्मल पीजेंट्स ही थे जो कि यहाँ पे अपराइजिंग अगेंस्ट में बात कर रहे थे लैंडलॉर्ड्स के। क्यों? क्योंकि इनके पास खेती बिल्कुल भी नहीं बची थी और हम लोगों ने एक सिस्टम पढ़ा था जिसको हम लोग बोलते थे कुलक्स। तो रिच लैंडलॉर्ड्स क्या करते थे, सारी चीजों को अपने पास होल्ड करके यहाँ पे रख लेते थे। ठीक है, द ट्रीटी ऑफ डैश एंडेड रशियाज इन्वॉल्वमेंट इन द वर्ल्ड वॉर वन। कौन सी ट्रीटी है जिसमें वर्ल्ड वॉर वन में इन्वॉल्वमेंट जो है खत्म कर दिया गया, और किसके साथ ये ट्रीटी होती है? तो जर्मनी के साथ ये ट्रीटी होती है। इसको कहा जाता है ब्रेस्ट लिटोज। क्या कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे? ब्रेस्ट लिटोज। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। द डैश वाज द बोल्शेविक्स न्यूज़पेपर एडिटेड बाय लेनिन। ऐसा कौन सा पेपर है जो यहाँ पे लेनिन जो है इसको यहाँ पे एडिट करते थे? उसको बोलते थे स्क्रा। क्या बोलते थे दोस्तों यहाँ पे? स्क्रा इज द बोल्शेविक्स न्यूज़पेपर एडिटेड बाय द लेनिन। ये एग्जाम में आएगा दोस्तों, याद रखिएगा सारी चीजें। The dash was the first stage of Russian Revolution in February 1917। तो यहाँ पे कौन सा सिस्टम स्टार्ट होता है जब से ये रशियन रेवोल्यूशन फरवरी 1917 स्टार्ट होता है? ठीक है, तो ये फरवरी के समय स्टार्ट होता है, बट यहाँ पे हम लोग को यह याद रखना है कि फरवरी रेवोल्यूशन जो है उसमें मोनार्क को यहाँ पे एब्डिकेट कर दिया जाता है। उस समय मोनार्क रहता है जार निकोलस सेकंड। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोगों से ये बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 26 में बोलता है द डैश वर लिबरल्स लिबरल रिफॉर्मर्स हु सपोर्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन रशिया। अब यहाँ पे बात चल रही है कि कौन थे जो लिबरल रिफॉर्मर्स थे जो सपोर्ट करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क को रशिया में। ठीक है, तो इनको कहते थे यहाँ पे कैडेट्स। तो यहाँ पे क्लियर हो चुका है भाई यहाँ पे कि हमारा आंसर तो सही है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। यहाँ पे कैडेट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर सही है। ठीक है, द डैश वॉज डॉक्ट्राइन डेवलप्ड बाय लेनिन टू अडॉप्ट मार्क्सिज्म टू रशियन कंडीशंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे लेनिन को कौन सा कॉन्सेप्ट लेके आना पड़ेगा, हम लोग को यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो लेनिन, व्लादिमीर लेनिन जो कॉन्सेप्ट लेके आएंगे वो मार्क्सिज्म के बाद क्या लेके आएंगे? लेनिज्म लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे दोस्तों? यहाँ पे लेनिज्म लेके आएंगे। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है द डैश वर द सीक्रेट पुलिस अंडर द बोल्शेविक्स। बोल्शेविक्स के अंडर यहाँ पे अक्टूबर 1917 के बाद यहाँ पे बोल्शेविक्स के हाथ में पावर आ चुकी थी और आगे चल के इसका रीनेम करते हैं वो लोग यहाँ पे चेका। बट यहाँ पे जो सीक्रेट पुलिस दोस्तों यहाँ पे चल रही थी वो क्या? तो सीक्रेट पुलिस जो दोस्तों यहाँ पे काम कर रही थी उसका नाम रखा गया था यहाँ पे चेका। क्या नाम रखा गया था दोस्तों? यहाँ पे चेका रखा गया था। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 29 आ रहा है आपके सामने। क्या कहता है यहाँ पे? द बोल्शेविक्स प्रॉमिस डैश डैश एंड डैश टू द पीपल्स ऑफ रशिया। कौन सी तीन चीजों की यहाँ पे बात करे थे भाई? तो बोल्शेविक्स यहाँ पे चाहते थे पीस। क्या चाहते थे दोस्तों? यहाँ पे पीस। तो पहला प्रॉमिस क्या करा होगा दोस्तों? इन लोगों ने करा होगा पीस का। फिर किसका करा होगा दोस्तों? लैंड का। आखिरी में किसका करा होगा दोस्तों? यहाँ पे ब्रेड का। तो पीस, लैंड और ब्रेड का प्रॉमिस यहाँ पे बोल्शेविक्स ने यहाँ पे पीपल्स ऑफ रशिया से यहाँ पे किया था ड्यूरिंग द अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917। ठीक है भाई, इसी के साथ आखिरी क्वेश्चन हमारा आ गया है। कहता है द रशियन रेवोल्यूशन वाज अ मेजर इंस्पिरेशन फॉर सोशलिस्ट मूवमेंट इन डैश कंट्रीज। ठीक है, तो रशियन रेवोल्यूशन के कारण बहुत सारी कंट्रीज में एक अलग सा इंपैक्ट पड़ा। वो कौन सी कंट्रीज थी? तो वो सारी कंट्रीज थी जो कि रशिया के आसपास में थी। ठीक है ना भाई, चलिए तो यहां तक के हम लोगों को क्लियर होता है कि सर यहाँ पे डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के यहाँ पे सरप्राइजेस की भरपूरता है और डीपीपी सॉल्यूशन नंबर 2 भी यहाँ पे हमारा समाप्त हो जाता है। तो सरप्राइजेस में एक और सरप्राइज आपके सामने रहता हूं। डीएससी डेफिनेट सक्सेस क्लासेस की नीट पाठशाला शुरू हो गई है। तो अब यहाँ पे सपना होगा साकार, क्योंकि डॉक्टरों के पढ़ने के लिए हम लेके आए हैं यहाँ पे एक और पाठशाला। ठीक है भाई, तो यह है नीट पाठशाला जो कि 11th और क्लास 12th के लिए स्टूडेंट्स के लिए, जो आपने सपना देखा है उसको साकार करने के लिए। तो ये लेके आए हैं यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, डीपीपी, हैंड रिटन और यहाँ पे स्टडी मटेरियल का कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों, रिश्तेदारों और जितने भी लोगों को आप जानते हैं उन सब तक के ये पहुंचा दीजिए मैसेज कि डेफिनेट सक्सेस क्लासेस अब आ रहा है नीट पाठशाला के साथ में। तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। साथ ही साथ हम बात करेंगे डेफिनेट सक्सेस पाठशाला की, जो कि हर बार हर जगह हर एक नई बातें रखता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा फ्यूचर कैसे बन सके उसके लिए तैयारी करवाता है। ठीक है, तो उसमें ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, डीपीपी, हैंड रिटन नोट्स और स्टडी मटेरियल, ये सब आपको दोस्तों यहाँ पे मिलेगा। इसके लिए थोड़ा सा समय निकाल के, 1 सेकंड का समय निकाल के इस चैनल के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन यहाँ पे दबाएं और यहाँ पे बिना ये करे आगे ना बढ़ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।